नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं के एक्स अकाउंट यूएस से संचालित हो रहे हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 2014 से कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी और उनकी टीम और लेफ्ट के जाने माने चेहरे पीएम मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके लिए वो विदेशी ताकतों का सहारा ले रहे हैं और विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करा रहे हैं, जिससे भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर आरोप लगाया कि उनका एक्स अकाउंट अमेरिका से संचालित हो रहा है। साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से, हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से कनेक्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल्ट न्यूज का अकाउंट भी यूएस से संचालित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट बांग्लादेश और पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। बंगाल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई और कुछ महीनों से बिहार में वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़ इस प्रकार का नैरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरे विषय की सुनवाई कपिल सिब्बल जी खुद वकील के तौर पे कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डबल बेंच इस विषय को सुन रही थी, तो मैं कहूंगा बारीकी से सुनवाई हुई है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सुनने वाला विषय है, एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है ये अलग विषय है, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने कार्य संभाल लिया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने खुद पहुंच रहे हैं, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। पटना में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के क्राइम बुलेटिन पर प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी का भाजपा की नींव हिलाने वाला बयान बेबुनियाद है, क्योंकि बंगाल में भाजपा लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने वहां 3 से बढ़कर 77 विधायक बनाए हैं और आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनने की पूरी संभावना है। बिहार की कानूनी व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है, लेकिन अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने संगठित अपराध पर कार्यवाही की है, फिर भी कई घटनाएं चिंता का विषय हैं और इन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। 400 अपराधियों की हिट लिस्ट पर कार्यवाही को लेकर सम्राट चौधरी ने बताया कि इस मामले की जानकारी कोर्ट को दे दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा, अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सरकार पूरी तैयार है। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए हैं, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार पहल, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। यादव ने प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक फरहान अख्तर द्वारा निर्मित फिल्म 120 बहादुर का विशेष प्रदर्शन प्लासियो मॉल में उनके साथ मिलकर देखा। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज हमारे भारत की है। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवानों को दिखाया है जो जोखिम भरा जीवन जी रहे हैं, उनकी याद दिलाई है। नई पीढ़ी को देखना चाहिए। मैं एक लंबे समय के बाद मूवी देख रहा हूँ।
जवानों की बहादुरी पर सब लोग गर्व करते हैं। भारत सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि भारत का क्षेत्र पर पहले क्या था और आज क्या है। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है। कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो कम ना हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। झारखंड में कोयला कारोबारियों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद जिले में कोयले की लूट पर चिंता जाहिर करते हुए ये दावा किया है कि इस लूट का संचालन अब जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोयला माफियों को उनका संरक्षण मिल रहा है। तो देख ही रहा है, अभी आपने देखा कि जहां जहां केंद्र को गड़बड़ी मिली थी उसमें तो वो एडी वगैरह छापा किया ही है, आगे भी करेगी। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ जो इस प्रकार से इलीगल कारोबार और सरकार के संरक्षण में जहां एसएसपी से लेकर के सारे पुलिस पदाधिकारी अगर शामिल हो तो फिर केंद्र क्या करेगी? सीसीएल या बीसीसीएल के लोग क्या कर पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे? बाकी जहां जो उनके अधीन में है, तो आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों ईडी ने छापामारी की कई जगहों पर। लेकिन अगर कोई इलीगल कहीं उत्खनन हो रहा है, इलीगल ट्रकें पार्क करवाई जा रही है, तो इस काम को तो रोकना राज्य सरकार का काम है, राज्य के पुलिस प्रशासन का काम है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा बीएलओ को लेकर दिया गया विवादित बयान से प्रदेश भाजपा में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन के साथ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी हेमंत सरकार से स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। इसी बीच भाजपा के मुख्य सचेतक सह विधायक नवीन जायसवाल ने भी हमारी संवाददाता से बातचीत में खुलकर आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने आगामी शीतकालीन स्तर को लेकर भाजपा की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की। बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत को एसआईआर की जीत कहते हुए झारखंड महागठबंधन तरह तरह के हमले कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने न सिर्फ एसआईआर बल्कि बीएलओ को लेकर जो बयान दिया, इस पर झारखंड विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी मुख्यमंत्री से खुद आग्रह किया है कि कार्रवाई की जाए स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ। इसी कड़ी में हमारे बीच बात करने के लिए इस वक्त भाजपा के मुख्य सचेतक और विधायक नवीन जायसवाल है। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, जिस तरह का मंत्री होकर इरफान अंसारी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा जो बीएलओ घर पर एसआईआर के लिए सर्वे में जाएगा उसको बंधक बना लेना चाहिए और उनको फोन करना चाहिए और उसके बाद वो आके छुड़वाएंगे। तो मेरा सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, ऐसे मंत्री जो जिम्मेवार पद पर झारखंड सरकार में हैं उनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने दंगा फैलाने के लिए और सरकारी पदाधिकारी को जान से मारने का धमकी देने के आरोप पे तुरंत वहां के एसपी को इनके ऊपर केस फाइल करना चाहिए। चुनाव आयोग से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि ऐसे जो गरिमा पद पर मंत्री इरफान अंसारी हैं उनको तत्काल नोटिस देकर संवैधानिक कार्य में बाधा डालने का चुनौती देना चाहिए
और इस तरह जो भावना लोगों के बीच और दुष्प्रचार करने का प्रयास इरफान अंसारी के द्वारा किया जा रहा है, इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सवाल और है सर, जैसा कि बार बार उनका कहना है कि एसआईआर करने के तरीके से उन्हें आपत्ति है। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने भी कहा कि उन्हें एसआईआर से आपत्ति नहीं, एसआईआर करने के तरीके से आपत्ति है। स्वास्थ्य मंत्री फिर से उन्होंने आज सुबह भी यही हर जगह पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा उन्हें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका है, जो लोगों को ठगा जा रहा है, ऐसा उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर ठगा जा रहा है। देखिए, गोल गोल बोलने से कुछ नहीं होगा। अब एक बार जुबान से जो बात निकल गई, वो निकल गई। अब अवैध रूप से आ रहे हैं, गलत तरीका से फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उनका एडवाइस क्या, वो चुनाव आयोग में लिख के दें जो उनका एडवाइजर सुझाव है। और इस तरह का बयान देकर मंत्री अपने जिम्मेवारी से नहीं मुकर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच भाजपा के मुख्य सचेतक और विधायक नवीन जायसवाल नजर आए। उन्होंने तमाम मुद्दों पर आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान रखने की बात की। उन्होंने कहा राज्य के तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज उठाई जाएगी। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दे हैं जो उन्होंने गिनवाए हमारे बीच। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयानों को लेकर जो भाजपा में नाराजगी है, इसे लेकर जो आवाज उठी है, देखना होगा क्या वाकई में इस पर आगे सरकार द्वारा कोई पहल की जाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजसन, नमस्कार। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5.32 लाख से अधिक बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप गहराता जा रहा है। एसआईआर के 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया। इन मौतों पर सियासत जोरों पर है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जिला व राज्यों की रिपोर्ट के इंतजार में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी काम के दबाव से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि एसआईआर के चलते राज्य में 34 लोगों ने जान दी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इसका उद्देश्य पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करना है और डर पैदा करना है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि टीएमसी के दबाव में फर्जी और संदिग्ध नाम जोड़े जा रहे हैं। बस्तर ब्लॉक के मधोता 2 खैरगुड़ा में शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां डीएमएफ मद और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत बनाए जा रहे 2 स्कूल भवन सालों से अधूरे पड़े हैं। भवन अब खंडर में बदल चुके हैं। जगह जगह झाड़ियां, कीट मकोड़ों का खतरा और बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ने की मजबूरी। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का साफ उदाहरण? अमरावती के बडनेरा कॉम्प्लेक्स के पुराने इलाके में बुधवार आधी रात को हुई एक चौंकाने वाली घटना में ऋषिकेश कापेकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आधी रात को हुए इस हमले में इलाके में बहुत तनाव का माहौल बन गया था और लोगों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। इस घटना के बाद लोगों ने हत्या के सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेता शिवराय कुलकर्णी ने बहरीन आए कुछ संदिग्ध युवकों की सामूहिक हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा है कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच शुरू करनी चाहिए और किसी भी समुदाय के बारे में कोई जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। कुलकर्णी ने कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की कि अगर थतुरमतुर ने एक्शन नहीं लिया होता तो पुलिस को आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराना चाहिए था। उन्होंने पुलिस के नाकाम भूमिका के खिलाफ विरोध शुरू करने का इशारा दिया। पूरी घटना की वजह से बडनेरा इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात कर दी है। आगामी 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच को लेकर राजधानी रांची में भारतीय खिलाड़ियों का आगमन हुआ है। सुबह स्टार खिलाड़ी विराट कोहली भी रांची पहुंचे, जिनका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे भी नजर आए। इससे पहले कल चार खिलाड़ी भी शामिल थे। तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी वहां पहुंचे। 28 नवंबर से दोनों ही टीम जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर अभ्यास करेगी, जिसे लेकर स्टेडियम परिसर में फिलहाल तैयारियां अंतिम चरण पर है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच को लेकर रांची में जेएससीए स्टेडियम के बाहर पिछले 2 दिनों से लगातार लंबी कतार में टिकट खरीदने आए क्रिकेट प्रेमियों की भारी संख्या भीड़ देखने को मिली है, जहां एपीएन न्यूज की टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। 30 नवंबर की तारीख को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन होने वाला है, इसे लेकर राजधानी रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम के बाहर टिकट का वितरण किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है और टिकट काउंटर के बाहर से लेकर दूर दूर तक हम आपको नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में, या यूं कह लीजिए कि ये हजारों की संख्या कुछ देर में लाखों की संख्या में भी तब्दील हो सकती है। जिस तरीके की भीड़ नजर आ रही है टिकट को लेकर, जो क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ है, ना सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं से लेकर कई लड़कियां हजारों की संख्या में, ना सिर्फ यहाँ शहर बल्कि रांची बल्कि राज्य ही नहीं प्रदेश से भी कई और राज्यों से भी लगातार लोगों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। हम आपको सीधा नजारा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ भीड़ जो आप देख सकते हैं, ये भीड़ आपको क्रिकेट प्रेमियों की नजर आ रही है जो कि सुबह से ही टिकट के लिए लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। तपती धूप में भी क्रिकेट को लेकर इनका प्रेम आप देख सकते हैं। ये जो क्रिकेट को लेकर आशिकी है, ये आपको इस नजारे को देखकर नजर आ रहा होगा। यकीनन दूर दूर तक अगर आप देख रहे होंगे तो चारों ही तरफ लोगों की ये जो भीड़ है, ये इस बात को साबित करती है कि इस बार 30 नवंबर की तारीख को जो क्रिकेट मैच होने वाला है, ये क्रिकेट मैच वाकई में कितना ज्यादा मायने रखता है। आइए कुछ लोग से हम जानेंगे क्या कहना है उनका। यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, क्या कहना है आपका, कहाँ से आए हैं आप यहाँ? Just right now I came from Bihar, and we are very excited for the match. टिकट मिल गई या फिर We टिकट did नहीं not है? get the ticket. We have been here for last 10 days. 10 दिन 10 दिन से क्या कर रहे थे जब कल से टिकट वितरण हो रहा था? दोस्त भी लोग आया था तो उनसे मिलना भी था। अभी हम 4 बजे यहाँ आए हैं, 4 बजे से वहाँ से ये वाला खुमा है ना, यहाँ से यहाँ तक अभी तक आए हैं। तो सुबह 4 बजे से आई हुई है? यस मैम, अकेली आई हैं? यस मैम। क्या करती हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टिकट काउंटर है। एक तरफ महिलाओं की यहाँ पर भीड़ है, दूसरी तरफ पुरुष की भीड़ है। यहाँ पर टिकट का जो ये वितरण है, जिस तरीके से टिकट मिल रही है उसकी भी जानकारी दी गई है। ना सिर्फ झारखंड बल्कि कई राज्यों से लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। आज की बात बताना चाहेंगे हम आपको, तो अभी तक फिलहाल सभी क्रिकेटर्स नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लगातार जो है इंडियन क्रिकेटर्स और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स पहुंच रहे हैं। जेएससीए स्टेडियम में भी एंट्री हो रही। विराट कोहली, रोहित शर्मा की अभी तक एंट्री हो चुकी है। यहाँ रांची में और भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे 28 तारीख से प्रैक्टिस मैच की शुरुआत होगी और 30 नवंबर की तारीख को ये वनडे मैच होगा, जिसके लिए लगातार जेएससीए में भी अंदर पूरी तैयारी की जा रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिल गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में हुई बैठक में भारत के अहमदाबाद शहर के नाम को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। ये भारत की उस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ा कदम है जिसके तहत वो एक ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट हब बनना चाहता है। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इस बार यह आयोजन अहमदाबाद में होगा, जहां पिछले एक दशक में स्पोर्ट्स इंफ्रा को तेज गति से विकसित किया गया है। 2030 की कॉमनवेल्थ बोली में भारत का मुकाबला नाइजीरिया के शहर अबूजा से था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने अफ्रीकी देश को 2034 एडिशन के लिए विचार में रखने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने की उनकी योजना तैयार है और वो अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से और सेना सचिव डेन ड्रिस्कॉल को यूक्रेनी अधिकारियों से बातचीत के लिए भेज रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो भी पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वार्ता में पर्याप्त प्रगति होने पर उन्होंने कहा कि वो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ और अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के साथ प्रगति की जानकारी लेंगे।
पाकिस्तान में देर रात सोशल मीडिया पर अचानक ये खबर फैलने लगी कि पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान की हालत बेहद खराब है या उनकी मौत हो चुकी है। देखते ही देखते ये अफवाह इतनी तेजी से फैल गई कि अदियाला जेल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और पूरे देश में हलचल मच गई। रावलपिंडी, पेशावर और कई शहरों में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने आपात प्रदर्शन शुरू कर दिया। अफवाहों के बढ़ते दबाव के बीच जेल प्रशासन को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि इमरान खान जेल में पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इमरान को किसी भी दूसरी जगह नहीं ले जाया गया है और सोशल मीडिया पर चल रही अब खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।